हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम मई से लेके अक्टूबर की सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के दूसरे इनिशिएटिव्स होते हैं, इन इनिशिएटिव्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो, एपीएफसी एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स के अंदर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप एग्जाम क्वेस्ट 247 यूजर नेम सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान ये सभी की सभी स्कीम्स न्यूज़ के अंदर थी। हम इन सभी स्कीम्स को 2 से लेकर 3 पार्ट के अंदर फिनिश कर देंगे। इसी हफ्ते में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब स्कीम्स को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट का एक नई स्कीम स्टार्ट की है, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम के अंदर इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व करने की ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है? 4 सालों के लिए इनको रिक्रूट किया जाएगा। यूथ पॉपुलेशन के अंदर आते हैं ऐसे जो भी लोग जिनकी एज 17.5 ईयर से 21 ईयर्स की है, वो इस स्कीम के अंदर रिक्रूट किए जा सकते हैं। जितने भी लोग इस स्कीम के अंदर आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूट किए जाएंगे फॉर 4 ईयर्स, उनको हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। इसके अंदर एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो अग्निवीर हैं, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या फिर 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th और 12th डिपेंडिंग ऑन रोल्स, डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 10th तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। इस स्कीम को और ज़्यादा डिटेल में देखने से पहले इंडिया की मिलिट्री के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इंडिया की जो मिलिट्री पर्सनल की अगर हम नंबर्स की बात करें, तो नंबर्स के टर्म्स में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। इंडिया के अंदर जो मिलिट्री पर्सनल है, उनकी एवरेज एज 32 ईयर्स है, जो कि एक आर्म्ड फोर्स के हिसाब से हम थोड़ी सी ज़्यादा मानते हैं। आर्म्ड फोर्सेज जो है वो थोड़ी यंग होनी चाहिए। इसीलिए जो आपकी अग्निपथ स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है, उस स्कीम के अंदर जब हम यूथ पॉपुलेशन को रिक्रूट करेंगे, तो हमारी मिलिट्री पर्सनल की जो एवरेज एज है, वो एवरेज एज भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हमें क्लियर दिखाई देता है इस स्कीम का। इस स्कीम के बाद हमारी फोर्सेस यंगर, लीनर और मोर टेक एफिशिएंट हो जाएंगी। अगर हम आज के सिनेरियो को देखें, आज के सिनेरियो के अंदर पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में फोर्सेस को ग्राउंड पे जाके लड़ाई करनी होती थी, तो जिसकी जितनी बड़ी फोर्स होती थी, उसको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज होता था। लेकिन आज की डेट में हमारी जो वॉरफेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो ज़्यादा डायनेमिक हो, जो फ्यूचर के लिए भी रेडी हो। इसीलिए अग्निपथ स्कीम जो है, एक यूथ प्रोफाइल हमारी मिलिट्री के अंदर, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर प्रोवाइड करेंगी, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसका एडवांटेज ले सकती हैं। ठीक है, ये जो मैं मिलिट्री पर्सनल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर पैरा मिलिट्री शामिल नहीं है। अगर मिलिट्री बजट देखा जाए, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्चा यूएसए करता है, विच इज़ अराउंड $801 बिलियन। सेकेंड नंबर पे चाइना है, जो कि $292 बिलियन करता है, और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है विद $77 बिलियन। इंडिया की जीडीपी का 2.7% इंडिया अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च कर देता है। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर देखते हैं जो भी अग्निवीर चुने जाएंगे, जिनको रिक्रूट किया जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि ये अग्निवीर 3 में से किसी भी सर्विस के अंदर रिक्रूट किए जा सकते हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में से किसी में भी, चाहे वो आपकी एयरफोर्स हो, आपकी नेवी हो, या फिर आपकी आर्मी हो। ठीक है, अग्निवीर जब तक सर्विस में रहेंगे, उनको एक सैलरी मिलेगी, और इसके साथ साथ उन्हें 48 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस लाइफ इंश्योरेंस में अग्निवीर को कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। और सर्विस के बाद अग्निवीर को एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके अंदर उन्हें एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये लमसम अमाउंट वो यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर लाइफ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक तरह से उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए सेवा निधि पैकेज की बात की गई है। जितने भी अग्निवीर रिक्रूट होंगे, उसमें से 25% अग्निवीर को परमानेंट एनरोलमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी अग्निवीर सर्विस के अंदर आएंगे, अग्निपथ स्कीम के अंदर रिक्रूट होंगे, उन्हें स्किल सर्टिफिकेट एंड अवार्ड ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। अवार्ड ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए किसी इंसान ने कोई कोर्स किया है। ठीक है, ये जो कोर्स है, ये फॉर्मली उसने किसी स्कूल से या फिर किसी कॉलेज से नहीं किया, लेकिन उसने ये कोर्स किया हुआ है। अब अगर वो किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर अपने आप को एनरोल कराता है, तो इस कोर्स की जो वैल्यू है, इस कोर्स की वैल्यू को भी उस कॉलेज के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके अग्निवीर होंगे, उन अग्निवीर ने जो भी कोर्स किया होगा, उस कोर्स का क्रेडिट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्रेडिट को वो यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में वो कभी भी पढ़ाई करते हैं, तो वो बता सकते हैं कि वो
जो भी कोर्स उन्होंने किया उस कोर्स के अंदर एनरोल थे और उसके अंदर उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये जो अवार्ड ऑफ क्रेडिट है ये उनके फ्यूचर एजुकेशन के अंदर उनकी हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अग्निवीर्स को इस स्कीम के अंदर कोई भी पेंशन या फिर ग्रेचुइटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब स्कीम की और ज़्यादा डिटेल्स को हम देखते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के अंदर हम ये ध्यान देते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, उसकी मल्टीपल रिविजन्स कराई जाए और इसके साथ साथ आपको सारा का सारा मटेरियल जो भी इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए चाहिए वो सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए। हम क्लासेस को इस तरह से कंडक्ट करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाती हैं। इन क्लासेस की और डिटेल के लिए आप हमें हमारी ऐप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम है ExamQuest247। स्कीम के अंदर तीनों ब्रांचेस में से किसी में भी शॉर्ट टर्म बेसिस पर रिक्रूट किया जा सकता है इंडिया के यूथ को, यूथ में चाहे मैन हो या विमेन हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर मैन और विमेन को पैरिटी दी गई है और एज जो है वो 17.5 से लेकर 21 ईयर्स की रखी गई है। जिन भी यूथ को इसके अंदर रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और अग्निवीर को एक डिस्टिंक्ट रैंक और डिस्टिंक्ट इंसिग्निया प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10th से लेकर 12th के बीच में उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो सेवा निधि पैकेज की बात की जा रही है, सेवा निधि पैकेज क्या है? जब अग्निवीर को 4 सालों के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, 4 साल में से 6 महीने उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी जो उनके 3.5 ईयर्स हैं, इन 3.5 ईयर्स के अंदर वो देश को सर्व करेंगे। 4 सालों की उनकी नौकरी के बाद उनको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाएगी और ये अमाउंट कितनी होगी? ये अमाउंट होगी 11.71 लाख रुपये। इस अमाउंट के ऊपर उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स इनके ऊपर पे नहीं करना है। अब ये सेवा निधि पैकेज किस तरह से काम करता है? देखिए, जो भी अग्निवीर को सैलरी मिलेगी, अग्निवीर को जो भी सैलरी मिलेगी वो अपनी सैलरी का 30% एक फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एक फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया। जो ये अग्निवीर सोल्जर्स एक फंड के अंदर जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए उन्होंने 9,000 रुपये इस फंड में डाले तो 9,000 रुपये गवर्नमेंट भी डालेगी, तो फंड के अंदर हर महीने कितने हो गए? 18,000 रुपीज़ हो गए। इसी तरह ये जो फंड है, ये फंड हर महीने अग्निवीर से भी पैसा लेता रहेगा और गवर्नमेंट भी इक्वल अमाउंट पे करती रहेगी और 4 सालों के बाद इस फंड के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो सारा का सारा पैसा अग्निवीर को दे दिया जाएगा ताकि अग्निवीर अपने फ्यूचर एंडेवर्स को इस फंड के साथ स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ये उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए फंड बनाया गया है। तो सेवा निधि पैकेज इस तरह से काम करेगा। याद रखना है कि सेवा निधि पैकेज में जो भी पैसा अग्निवीर डाल रहे हैं और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है इसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और इस फंड को एक लमसम अमाउंट की तरह उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस लमसम अमाउंट के ऊपर उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अग्निवीर को जब तक वो सर्विस के अंदर है यानी कि 4 सालों तक उन्हें एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइडेड रहेगा जो कि 48 लाख रुपीज़ का होगा। इस स्कीम के अंदर अग्निवीर को कोई भी पेंशन या फिर ग्रेचुइटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उन्हें स्किल सर्टिफिकेट, अवार्ड ऑफ क्रेडिट ताकि वो आगे पढ़ाई कर सकें और फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका सेवा निधि पैकेज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जितने भी अग्निवीर इस स्कीम के अंदर रिक्रूट किए जाएंगे उनमें से केवल 25% को ही मौका मिलेगा परमानेंट कमीशन का आगे फोर्सेस के अंदर अपने आप को कंटिन्यू करने का। ठीक है, एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेज और भी ज़्यादा यंग होंगी, लीन होंगी और टेक एफिशिएंट हो जाएंगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर एक डायनामिसिज्म आएगा और हमारी आर्म्ड फोर्सेज फ्यूचर रेडी हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज है वो आज की डेट में 32 ईयर्स है, लेकिन अग्निपथ स्कीम के बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज 24 से लेकर 26 ईयर्स के बीच में हो जाएगी। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूथ हो गई। जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल होते हैं ये या तो परमानेंट कमीशन से रिक्रूट हुआ होते थे या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिक्रूट होते थे। परमानेंट कमीशन के अंदर जो भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते थे वो अपनी रिटायरमेंट एज तक आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रहते थे। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी इसके अंदर लोगों को रिक्रूट किया जाता था 10 सालों के लिए और 10 सालों के बाद वो 4 सालों का एक्सटेंशन और ले सकते थे, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टोटल 14 ईयर्स की होती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर कोई 12 साल की सर्विस दे देता था तो उसको पेंशन मिलती थी। तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन वालों को भी पेंशन मिलती थी और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ कंडीशंस के साथ जो फोर्सेज होते थे उनको भी पेंशन मिलती थी। पेंशन के साथ साथ इन्हें ग्रेचुइटी अमाउंट भी
प्रोवाइड किया जाता था। ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं, ये हमारी भारत की सरकार के ऊपर एडिशनल एक्सपेंस होता था। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंदर पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रोविज़न नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ एक सेवा निधि पैकेज लमसम की अमाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगर अग्निपथ स्कीम सही से जैसे भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वैसे इम्प्लीमेंट होती है, तो अग्निपथ स्कीम की वजह से गवर्नमेंट को 3.3 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट होने वाला है। इस पैसे को वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और भी ज़्यादा मॉडर्न बनाने के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। जो यंग मिलिट्री होती है वो ईजी होती है ट्रेन करने के लिए, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनको वो ईजिली अडॉप्ट कर लेती हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अग्निवीर्स, जब 4 साल तक कोई यूथ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व करता है तो वो एक डिसिप्लिन्ड नागरिक बन जाता है देश का। तो इससे हमारे जो वर्क फोर्स है इंडिया की, इन 4 साल की सर्विस के बाद भी ये जब हमारी वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे तो हमारी वर्क फोर्स और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगी और हेल्दी होगी। ठीक है, कंसर्न क्या रेज किया जा रहा है? कंसर्न ये रेज किया जा रहा है कि अग्निवीर्स को केवल 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्या ये 6 महीने सफिशिएंट होंगे? इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ साथ लोगों जो भी अग्निवीर बनेंगे उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रेज्ड है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ केवल 4 सालों की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीर जो हैं उन्हें परमानेंट रोल मिलेगा। तो जो बाकी 75% है वो कितने एबल होंगे 4 सालों के बाद हमारी वर्क फोर्स में ईजिली इंटीग्रेट होने के लिए, ये अभी देखना बाकी है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा सा और ध्यान रखा जा सकता था। ये थी हमारी अग्निपथ स्कीम। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी वीडियोस बना पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आप जितना ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए अपने सपोर्ट को इसी तरह बनाए रखें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले हम देखते हैं हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ये हमने अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि 2022 तक इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं उन लोगों के पास अपना घर होना चाहिए। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसके अंदर सबसे टॉप पे घर आता है। ये जो हाउसिंग फॉर ऑल 2022 था, इसको हमने 2 स्कीम्स के थ्रू अटेन करने की कोशिश करी। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ग्रामीण से आप समझ गए होंगे, रूरल एरिया के अंदर हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर कराई जाएगी। ये 2 अलग अलग स्कीम्स बनाने के पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया में लोगों की कंडीशंस अलग होती हैं, लोगों की कंडीशन अलग है, तो उनको अलग तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है। वहीं पर जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया की कंडीशंस अलग होंगी, तो वहाँ पे लोगों को हेल्प अलग चाहिए होगी। तो पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चेक करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो कि रूरल एरिया के अंदर हाउसिंग प्रोवाइड करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सामने ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि रूरल एरिया के अंदर जितने भी होमलेस लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि किसी कच्चे या फिर डिलैपिडेटेड हाउस के अंदर रह रहे हैं, उनको एक पक्का मकान, पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। ये जो पक्का हाउस है ये 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। ठीक है, पहले ये 20 मीटर स्क्वायर का था, लेकिन इसको इंक्रीज करके 25 मीटर स्क्वायर कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर रूरल एरिया में जो भी बेनिफिशरीज होंगे, उन बेनिफिशरीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इसके अंदर? इसके अंदर 1.2 लाख का या फिर 1.3 लाख का ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई रूरल एरिया ऐसा है जो कि किसी हिली स्टेट्स के अंदर लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाई करता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन में लाई करता है, तो उस एरिया में 1.3 लाख रुपए की असिस्टेंस है। और इसके अलावा कहीं और रूरल एरिया में अगर हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो वो 1.2 लाख रुपीज़ की होगी। ठीक है, ये असिस्टेंस क्या है कि आप ये पैसे लेके आप अपना मकान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रूरल एरिया के अंदर पहले तो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस में ये ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो 1.2 लाख या फिर 1.3 लाख रुपीज़ हैं, ये जो दिए जाएंगे इन्हें वापस नहीं करना है। इसके साथ साथ अपने घर के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो मकान बनाने में आपको लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ती है, लेबर की भी अपनी एक वेज होती है। तो अगर आप किसी लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो एमजी नरेगा स्कीम को भी इसके साथ कन्वर्ट कर दिया गया है, और आप एमजी नरेगा के अंदर भी लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, और उस लेबर की जो अनस्किल्ड लेबर वेज है वो भी इसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी।
फाइनेंशियल असिस्टेंस में जो भी खर्चा आएगा, ये सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के शेयर करके बियर करेंगी। अगर किसी प्लेन एरिया के अंदर कोई रूरल एरिया है जहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे 60% ऑफ द कॉस्ट वुड बी बॉर्न बाय सेंटर एंड 40% बाय स्टेट। और अगर किसी हिली एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जाए जो कि थोड़े डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, उन एरिया के अंदर 90% ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड बी बॉर्न बाय स्टेट और सेंटर एंड 10% बाय स्टेट। तो इस तरह से आप ये रेशो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर सिर्फ एक पक्का मकान ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, पक्के मकान के साथ साथ उस मकान में जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे कि गैस का कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो खाना पका सकें एक क्लीन फ्यूल को यूज़ करके। इसके साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए। इस तरह की बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और ये बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जैसे कि कुकिंग फ्यूल को घर तक पहुंचाने के लिए हमने उज्ज्वला स्कीम को स्टार्ट किया था, वो इस स्कीम के साथ कन्वर्ज कर दी जाएगी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने जल जीवन मिशन स्टार्ट किया था, उसके अंदर पानी पहुंचाया जाएगा घरों में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्कीम्स का कन्वर्जेंस किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ। अब सवाल ये आता है कि ये जो मकान के अंदर जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किन किन लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में एक डेप्रीवेशन क्राइटेरिया रखा गया था। डेप्रीवेशन क्राइटेरिया क्या है? इसके अंदर ढेर सारे पैरामीटर रखे थे कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होंगी वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा घर है जिसके पास मकान ही नहीं है, वो होमलेस है, तो वो डिप्राइव्ड है अपने घर से, तो उसको इस स्कीम में इंक्लूड किया जा सकता है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये है कि मकान है लेकिन मकान में कोई भी रूम नहीं है, एक रूम है या दो रूम है, और इस मकान की सारी वॉल्स एंड रूफ कच्चे हैं, पक्के नहीं है, ये पक्का मकान उनके पास नहीं है। एक और कंडीशन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कंडीशन क्या है कि जिस घर के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि 25 साल से ऊपर का हो और लिटरेट हो। तो इस तरह के ढेर सारे डेप्रीवेशन क्राइटेरिया हैं बेनिफिशियरी को इंक्लूड करने के। इसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हैं। रूरल एरिया में अगर कोई क्लेम करता है कि मुझे इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास वो आपके महीने के 10,000 रुपये कमाता है, वो इनकम टैक्स पे करता है, उसके पास घर में रेफ्रिजरेटर है, तो इन लोगों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इन्हें इस स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो किस तरह से बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करेंगे? SECC के डेप्रीवेशन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेसिस पर एक लिस्ट बनाई जाएगी बेनिफिशरीज की। तो इसके अंदर बेनिफिशरीज की लिस्ट बना ली। ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट वुड बी वेरीफाइड बाय ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो इसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपकी एक फाइनल लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो इसकी इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अंदर आपके 4 वर्टिकल्स चल रहे हैं, आप कह सकते हैं 4 तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहला तरीका है स्लम्स को रिहेबिलिटेट करके। दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, जिसके अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और चौथा है बेनिफिशियरी लेड स्कीम है, जिसके अंदर अगर कोई बेनिफिशियरी, जैसे आप इस स्कीम के अंदर आते हैं तो आप अपना मकान बना रहे हैं या फिर अपने मकान में एनहांसमेंट करा रहे हैं, तो आपका जो खर्चा होगा उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अब इन चारों वर्टिकल्स को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने से पहले देखिए, पॉपुलेशन को इस स्कीम में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट क्या है? जो भी लोग एक साल में 3 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं उनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। जो लोग 3 से 6 लाख रुपए के बीच में कमा रहे हैं वो LIG में आएंगे, लो इनकम ग्रुप। और जो भी 6 से लेके 18 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको हम मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर शामिल करेंगे। अब ये चारों वर्टिकल्स के अंदर देखते हैं कि किस तरह से काम किया जाएगा। हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितने भी वीडियोस बना पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आप जितना ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए अपने सपोर्ट को इसी तरह बनाए रखें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। सबसे पहला वर्टिकल है आपका स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम रीडेवलपमेंट में क्या होगा? अर्बन एरिया के अंदर स्लम्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं।
स्लम्स कौन से एरिया होते हैं? स्लम ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कम से कम 300 के आसपास लोग रह रहे हो, या फिर 60 से लेके 70 हाउस होल्ड्स यहाँ पे रह रहे हो। ये जो घर होते हैं ये बहुत ही कंजस्टेड तरीके से बने होते हैं, बहुत ही कंजस्टेड हैं, और इनके पास बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन के अंदर ये रह रहे होते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह, वाटर की सप्लाई या फिर सीवेज, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन स्लम्स के पास क्या होता है? स्लम्स हैव लैंड, एंड लैंड इज़ अ रिसोर्स। तो जो स्लम रीडेवलपमेंट वर्टिकल है, इसके अंदर हम लैंड को रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसेज बनाए जाएंगे, और ये हाउसेज इस स्लम में रहने वाले एलिजिबल बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड को रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ घर बनाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है स्लम रीडेवलपमेंट के अंदर कि स्लम एरिया के अंदर जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जाएगा, वो उसी जगह में दोबारा से रिहेबिलिटेट भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी ज़मीन पे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ही आपके मकान बनाए जाएंगे और यही मकान इनको अलॉट कर दिए जाएंगे, तो उसी एरिया के अंदर ये रह रहे होंगे। ठीक है, ये था आपका पहला वर्टिकल। दूसरे वर्टिकल की बात करें, दूसरा वर्टिकल था क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउस के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जैसा नाम वैसा काम। क्या नाम है? नाम है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, यानी कि अपना मकान बनाने के लिए अगर कोई क्रेडिट लेगा, कोई उधार लेगा, तो इस उधार पे उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। इस इंटरेस्ट में सरकार सब्सिडी, छूट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलग अलग मॉडल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर कोई 6 लाख रुपए तक का उधार ले रहा है तो उसको उसके ब्याज पे 6.5% की सब्सिडी मिल जाएगी। कोई अगर लोन ले रहा है 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, तो उसको 4% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर कोई 12 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है 9 से 12 के बीच में, तो उसको लगभग 3% की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। तीसरी स्कीम की बात करें तो तीसरे वर्टिकल की बात करें, वो था अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के हाउसेज बनाए जाएंगे। ये हाउसेज कौन बनाएगा? ये हाउसेज बनाएगा प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए इस वर्टिकल का नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर हाउसेज बनाएगा अलग अलग कैटेगरी के। अगर इन हाउसेज में 35% हाउसेज वो ऐसे बनाएगा जो कि EWS कैटेगरी के लिए होंगे, तो सरकार इस प्राइवेट सेक्टर को अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और चौथा वर्टिकल क्या था? बेनिफिशियरी लेड हाउस कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको 1.5 लाख रुपए की सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, अगर वो अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं या फिर अपने घर में एनहांसमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अर्बन सेक्टर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये स्कीम है, दिस जो अर्बन कंपोनेंट है, अर्बन कंपोनेंट इज डिमांड ड्रिवन, यानी कि लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी कि वो किस उसके अंदर स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन और है जो आप याद रखेंगे, और वो कंडीशन क्या है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन चारों में से किसी भी वर्टिकल के अंदर असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी भी वर्टिकल का वो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो आपके LIG और MIG कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो इनकम के बेसिस पर अभी हमने देखा, LIG और MIG कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रेडिट लिंक सब्सिडी का ही बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओनरशिप है हाउस की ओनरशिप फीमेल के नाम पे होगी या फिर जॉइंट नेम में होगी, जिसमें फीमेल और मेल दोनों के नाम पे होगी, यानी कि फीमेल जो है, विमेन एम्पावरमेंट का भी कंपोनेंट हमने इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और ये स्कीम न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 खत्म होने वाला है, एंड बाय द एंड ऑफ 2022 हमारा टारगेट था दैट इन रूरल एरियाज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वुड प्रोवाइड अराउंड 2.7 करोड़ हाउसेज, एंड इन अर्बन एरियाज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वुड प्रोवाइड 1.2 करोड़ हाउसेज। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। आउट ऑफ दिस टारगेट इन रूरल एरियाज वी हैव बीन एबल टू अचीव ओनली 67.72% ऑफ द टारगेट, एंड इन अर्बन एरियाज द टारगेट रीच्ड इज 50% ओनली। तो इस पे अथॉरिटीज ने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक हमारा जो प्रोग्रेस है इट हैज़ बीन डिलेड। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर थी।
हमारी नेक्स्ट स्कीम है श्रेष्ठाई स्कीम। श्रेष्ठाई स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया है। इस स्कीम की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो हाई स्कूल के अंदर रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस स्कीम के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट के कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरिटोरियस हैं, यानी कि मेहनत करने वाले हैं एंड दे वांट टू स्टडी फर्दर, तो उनको हाई स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंदर जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनसे बोला जाएगा कि आप एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। इस एग्ज़ाम को आप ये जो भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है एनटीए के द्वारा, इस टेस्ट में आप बैठिए। अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो हम आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट देंगे। इस स्कीम के अंदर क्या होगा? इस स्कीम के अंदर हाई स्कूल के अंदर जितने भी एससी कम्युनिटी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको 9th से लेकर 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर जो स्टूडेंट है जो कि इस टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनको ट्यूशन फीस एज वेल एज उनके रहने का खर्चा, रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लगेगी स्कीम? नहीं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे जो इस टेस्ट में अच्छा वो कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, उनको किसी भी स्कूल के अंदर वो अपनी मर्जी का स्कूल चूज कर सकते हैं और उस स्कूल के अंदर ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। इस स्कीम के अंदर एलिजिबल कौन कौन होगा? इस स्कीम का बेनिफिट ऐसे एससी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनकी पेरेंटल इनकम, जिनके पेरेंट्स की इनकम साल में 2.5 लाख रुपए से भी कम है। ठीक है, और ये टेस्ट के थ्रू ही ये डिटरमाइन होगा। ये हाई स्कूल के लिए स्कीम बनाई गई है और टारगेटेड एरियाज के अंदर ही लगाई जाएगी। ये था आपका श्रेष्ठा स्कीम। इसके अंदर आपको मंत्रालय याद रखना है और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो याद रखना है। श्रेष्ठा स्कीम के जैसी एक और स्कीम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम। ये जो है ये आपके ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम जो थी, सॉरी, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल्स के नाम से थी वो स्कीम। ठीक है, वो एसटी पॉपुलेशन के लिए थी और ये एससी पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, ये जो आपकी श्रेष्ठा स्कीम है इसके अंदर आपकी स्कूल की फीस, हॉस्टल फीस, आपके खाने का खर्च, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करेगी। बहुत ही अच्छी स्कीम बनाई गई है ये। ठीक है, अगली स्कीम है आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंप्लीमेंट करने वाली है। सेम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को इंप्लीमेंट कर रही है, उसी मंत्रालय की ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर देखते हैं, देखिए कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, ढेर सारे स्ट्रीट वेंडर्स थे। ये स्ट्रीट वेंडर्स कोविड के टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी। ढेर सारे लोगों का जो बिजनेस था वो बिजनेस खराब हो गया। अब इन्हें कोविड के बाद दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है देन यू नीड कैपिटल, यू नीड मनी, ताकि आप उस मनी से, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्ट्रीट वेंडर लेट्स से सब्जी बेचता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए ताकि इन पैसों से वो सब्जी खरीद सके और फिर उसके बाद वो इस सब्जी को मार्केट के अंदर बेचेगा और उससे उसकी इनकम होगी, उससे उसको रेवेन्यू आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इतने टाइम तक लॉकडाउन की कंडीशन में रहे, तो लॉकडाउन में लोगों का खर्चा तो हो रहा था क्योंकि खाना तो वो खाएंगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो उनकी कमाई नहीं हो रही थी। तो इस खर्चे की वजह से अब उनके पास कोई भी कैपिटल नहीं है अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं पुअर। अगर ये किसी बैंक के पास जाएंगे कि हमें लोन दे दो ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो बैंक लोन देता है ऑन कोलेट्रल, कि आप कोई सामान हमारे पास गिरवी रखो, उसके बदले में हम आपको लोन देंगे। लेकिन पुअर कम्युनिटीज़ के पास ज़्यादातर ऐसे एसेट्स नहीं होते जिनको वो कोलेट्रल की तौर पे जमा कर सके। तो इसीलिए इस पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। और ये जो 10,000 रुपये का लोन है इसके लिए उन्हें कोई भी कोलेट्रल जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 10,000 रुपये हैं, आपने जो लोन लिया, आपको लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही चुकाना होता है। ये आप मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू चुका सकते हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर आपको अपने 10,000 रुपये चुकाने होंगे। अब गवर्नमेंट ने इसमें एक इंसेंटिव भी ऐड किया। गवर्नमेंट ने कहा कि आप 10,000 रुपये का लोन लेके अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 साल में ये चुकाना है अगर आप इसकी टाइमली पेमेंट करेंगे।
अगर आप इसकी टाइमली पेमेंट करेंगे तो हम आपके इंटरेस्ट का जो आपका जो ब्याज जो आपको देना है, हम उसके ऊपर आपको 7% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी। पहला इंसेंटिव ये दिया गया। दूसरा इंसेंटिव ये दिया गया कि अगर आप 10,000 रुपये लेके टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो गवर्नमेंट को आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप लोन लेके भागने नहीं वाले। तो अगली बार आप बिना कोलेट्रल के आप 20,000 रुपये तक का 20,000 रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। ये है आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम। ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद अगर लोग अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो ये जो लोग हैं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इनकी देख रेख करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इनको खाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नाउ दे विल बी अर्निंग सम मनी। जब वो पैसा कमाएंगे तो वो उस पैसे को खर्च भी करेंगे, दे विल क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये स्कीम भले ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, लेकिन ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी थ्रू सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर आप जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोन ले सकते हैं फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज या फिर कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जैसे कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, कहीं से भी आप ये बेनिफिट्स, ये स्कीम जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम का। ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जब से इस स्कीम को स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक इस स्कीम के अंदर 33 लाख से भी ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। 10,000 रुपये के अराउंड 3,000 करोड़ जो हैं रुपीस डिस्बर्स किए गए अंडर दिस स्कीम। ये जो स्कीम है इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया है टिल दिसंबर 2024, यानी कि अगले पूरे के पूरे साल और उसके अगले साल भी 2 साल और इस स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है, जिसमें बिना कोलेट्रल के स्ट्रीट वेंडर्स अपनी वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। पहली बारी में कितनी मिल सकती है उन्हें? 10,000 रुपये। और अगर वो इसकी टाइमली पेमेंट करते रहेंगे ईमानदारी से तो ये 20,000 भी हो जाएगी। फिर भी 20,000 को भी टाइमली पे करेंगे तो इसके बाद भी वो जो उनकी वर्किंग कैपिटल जो वो ले सकते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम हमारी है अटल भूजल योजना या फिर अटल जल योजना। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे वाले दिन लॉन्च किया गया था। तो जैसा इसका नाम बता रहा है, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर की सस्टेनेबल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई ये स्कीम है। इस स्कीम को 2020 से लेकर 2025 तक 5 सालों के लिए इस स्कीम को रन किया जाएगा और इसको रन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो भूजल है तो जल से ही जुड़ी हुई जो मंत्रालय है वहाँ पे वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब इशू ये है कि इंडिया के अंदर जो हम पानी यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर है। तो अगर ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हम करने लग जाएंगे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग जाएगा और हमारी वाटर टेबल जो है वो और भी ज़्यादा शैलो नीचे जाती जाएगी, डीप होती जाएगी। तो इसीलिए हमें ग्राउंड वाटर की सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो ग्राउंड वाटर की इशू है ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमने 7 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया और इन 7 स्टेट्स के अंदर हम अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे आप याद रख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं? राज्यों को याद करने के लिए आप इंडिया का मैप याद करिए। इंडिया के मैप में आपको राजस्थान, हरियाणा, यूपी ऐसे ही दिखाई देता है। राजस्थान के नीचे आपका गुजरात, फिर आपका एमपी, महाराष्ट्र और यहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिलता है। यही 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे हम अटल भूजल योजना को चला रहे हैं। एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं वो ये कि इंडिया की जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है 80% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज मेट थ्रू ग्राउंड वाटर ओनली। तो ग्राउंड वाटर के ऊपर हमारी रिलायंस बहुत ही ज़्यादा है। एक टर्म बार बार न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्राउंड वाटर डार्क जोन। ये डार्क जोन का आखिर क्या मतलब होता है? ग्राउंड वाटर डार्क जोन का मतलब है ऐसे एरियाज जहाँ पे हमने ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रखी है, जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कि कंजम्पशन की रेट उस ग्राउंड वाटर रिचार्ज की रेट से बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये जो डार्क जोन्स हैं ये डार्क जोन्स कम से कम हो और नए डार्क जोन्स ना बन पाए। इस स्कीम के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 3,000 करोड़ रुपए, और इसी का ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड बैंक के थ्रू आएगा। तो एक और चीज़ जो आप याद रख सकते हैं इस स्कीम के बारे में वो यही है कि अटल भूजल योजना इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक।
इस स्कीम के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे। दो चीज़ें क्या हैं? एक तो जो हमारे देश की राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना है कि वो अपने राज्यों के अंदर ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए स्टेप्स लें, ठीक है? तो उनको इंसेंटिवाइज करना है। और दूसरा, हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की, ग्राउंड वाटर को अच्छे सस्टेनेबल यूज़ करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बिल्ड करना है और अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी बिल्ड करना है, ठीक है? स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा? इस स्कीम के अंदर जो पैसे होंगे, उस पैसों का 50% हम स्टेट्स और ग्राम पंचायत को देंगे, ताकि इस पैसे को यूज करके राज्य और ग्राम पंचायत ग्राउंड वाटर को सेव करने में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है? तो ये एक बॉटम अप अप्रोच होगी, ना कि टॉप डाउन अप्रोच है इसके, ठीक है? तो ये आपके अटल भूजल योजना के बारे में। इसके बाद ढेर सारी स्कीम्स हमें न्यूज़ में देखने को मिली है, जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाननी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की कुछ स्कीम्स हैं, कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई, कुछ एम्प्लॉयमेंट और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। तो इन स्कीम्स को हम देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। पहली आपकी स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कीम एंड प्री मैट्रिक स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है तो सारी स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रन की जाती है। इसके बाद जो आपकी अगली स्कीम के बारे में, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ नाम याद रखिए कि कौन सा मंत्रालय इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फिर एक ओवरसीज हायर स्टडीज़ के लिए भी स्कीम जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स चला रही है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो बच्चे अगर पढ़ाई के लिए ओवरसीज जाना चाहते हैं, और ओवरसीज मतलब बाहर के देशों में जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने लोन लिया है, तो 30%, सॉरी 30% नहीं, अगर बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने लोन ले रखा है, तो इस लोन पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। और जो टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, इसका 30% इज ईयर मार्क्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट, ठीक है? जो मैं 30% कह रहा था वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए था। फिर एक स्कीम है जिसका नाम आप याद रखेंगे, अच्छा, इस स्कीम का नाम है पढ़ो प्रदेश। पढ़ो प्रदेश, परदेश में जाके पढ़ो, उसके लिए हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। 30% जो है वो लड़कियों को स्कॉलरशिप इसके अंदर देनी ही देनी है। फिर एक स्कीम होती है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, इस तरह से ये एग्जाम लिए जाते हैं। तो अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का एस्पिरेंट प्रीलिम्स को क्लियर कर लेता है, तो उसको मेंस में स्कॉलरशिप और हेल्प प्रोवाइड की जाती है अंडर द स्कीम नई उड़ान। नई उड़ान स्कीम के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अगर वो प्रीलिम स्टेज क्लियर कर लें, ठीक है? तो सब्सिक्वेंट स्टेजेस यानी कि मेंस हो गया, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें मदद प्रोवाइड की जाएगी। फिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई स्कीम है। पहली स्कीम जो हम देख रहे हैं वो है सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ स्कीम के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो यूथ पॉपुलेशन है, यूथ से क्या मतलब है, 14 ईयर से लेके 45 ईयर्स की जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा इस तरह से कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें, ठीक है? उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल्स, ठीक है? ये सीखो और कमाओ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है, माइनॉरिटी यूथ के लिए, सिर्फ यूथ के लिए। फिर आती है आपकी उस्ताद स्कीम। उस्ताद ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है आपकी अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है? ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलप करने के लिए उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है? तो उस्ताद स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, इसके अंदर आपकी हुनर हाट्स लगाई जाएंगी, हुनर हाट्स लगाई जाएंगी, ताकि जो भी आपके ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी स्किल्स को यूज़ करके सामान को बेचने की। एक तरह से बाजार होते हैं हुनर हाट्स आपके। नई मंजिल क्या है, देखिए, एक पहले हमने देखी नई उड़ान। नई उड़ान के अंदर आपको यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी इस जैसे एग्जाम में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो मेंस या फिर आने वाली स्टेजेस में मदद मिलती है। नई मंजिल के अंदर क्या करते हैं, नई मंजिल के अंदर जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की, उससे पहले ही वो स्कूल से निकल गए, उनको कम्युनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जैसे जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स की कम्युनिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, मदरसा,
ठीक है, मदरसाज। तो मदरसाज के अंदर उनको दोबारा से एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, ये है आपकी नई मंजिल। याद रखना है, नई मंजिल के अंदर आपको सरकारी स्कूल नहीं, जो आपके कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एजुकेशन पूरी करवाई जाएगी। नई रोशनी क्या है? जीवन में रोशनी तब आती है जब कोई अच्छी लड़की आपके जीवन में आती है, तो ये नई रोशनी भी आपके विमेन से ही जुड़ी हुई है। तो नई रोशनी के अंदर क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की विमेन है उनको लीडरशिप, उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। ठीक है, नई रोशनी। तो नई उड़ान, नई मंजिल, नई रोशनी, तीनों की तीनों माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम्स हैं। फिर आती है आपकी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम माइनॉरिटी कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कहता है। ये कहता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन की बात कर लीजिए और माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, तो इनके बीच में हमें गैप देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स। ठीक है, तो जब तक इनके एजुकेशन और हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के एजुकेशन और हेल्थ, ये इनके जो पैरामीटर्स हैं ये इंप्रूव हों। इस स्कीम के अंदर 80% जो फाइनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया जाएगा, बाकी जो 20% है वो दूसरे सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करेंगे। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन 3 चीज़ों के ऊपर। अगली स्कीम आपकी कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं, जैसे कि जियो पारसी। इंडिया के अंदर पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इनफैक्ट इट इज़ डिक्लाइनिंग। और हम चाहते हैं कि ये जो डिक्लाइन है ये डिक्लाइन कंटेन हो, इतना ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। तो उसके लिए जियो पारसी स्कीम को स्टार्ट किया गया है। और एक और स्कीम है हमारी धरोहर। हमारी धरोहर स्कीम के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हेरिटेज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इस स्कीम को लेके आए हैं। इन स्कीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपसे जो सीधा पूछा जा सकता है, नई उड़ान किससे जुड़ी हुई है? क्या एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी है, या फिर किस मंत्रालय ने इसको इनिशिएट किया है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो इसीलिए इन सारी स्कीम्स के आपको नाम पता होने चाहिए, जो सारे के सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। अगली जो स्कीम है, अगली स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। इसी लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी एक स्कीम देख चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। क्या स्कीम थी? श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम में क्या किया जा रहा था? आपके एससी कम्युनिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन में रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, कि वो किसी भी स्कूल के अंदर मतलब इनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर वो अपनी मेरिट के बेसिस पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको जिस भी स्कूल में वो चाहें उस स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। उस स्कूल की फ़ीस प्लस में उनके रहने का खर्चा प्लस में उनके खाने का खर्चा, ये सब का सब इस स्कीम के अंदर कौन वहन करेगा, कौन उठाएगा? ये उठाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब वही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या कर रही है, वो एक पीएम दक्षता के नाम से स्कीम लेके आई है। दक्षता की अपने आप फुल फॉर्म है, क्या है? पीएम दक्षता, ये स्कीम का नाम है। और इस दक्षता की क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इस स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है? स्कीम के अंदर एससी कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कास्ट, आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सफाई कर्मचारीज, इन सब की स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी वीडियोस बना पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आप जितना ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे हम उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए अपने सपोर्ट को इसी तरह बनाए रखें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। इस स्कीम के आपके 4 कॉम्पोनेंट है। 4 कॉम्पोनेंट में क्या है? एक तो जो भी आपके एससी कम्युनिटी हो गया, आपके अदर बैकवर्ड कास्ट हो गई, आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हो गई, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड सफाई कर्मचारीज, इनकी स्किल्स को अपस्किल किया जाएगा या फिर इन्हें दोबारा से रीस्किल कराया जाएगा। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे। इन कम्युनिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन किया जाएगा। इस स्कीम को नेशनल एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड कास्ट
फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, स्कीम का नाम है पीएम दक्षता। तो दो नाम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की दो स्कीम्स कौन सी हैं, एक तो श्रेष्ठता स्कीम है और दूसरी दक्षता स्कीम हमने आज देखी है। हमारी अगली स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, 2018 के अंदर इस अभियान को स्टार्ट किया गया था और यह अभियान 4 सालों के लिए रन किया जाएगा, ऐसी प्लानिंग की गई थी। इस अभियान के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाए, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि लोकल लेवल पे जो लोगों की नीड्स होती हैं, उन नीड्स को ये और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवली फुलफिल कर सकें। तो हम अपने जो थर्ड टियर है हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, हम उस थर्ड टियर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं थ्रू दिस अभियान। ये अभियान आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर करेंगे, और रेशियो क्या रहेगी, 60-40 एंड 90:10। 60-40 कहाँ पे रहेगी, जो आपके प्लेन एरियाज के अंदर रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो 60-40 के रेशियो में शेयर किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। लेकिन जो आपके डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि आपके हिली एरियाज हो गए, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, इन रीजन के रूरल एरियाज के अंदर सेंटर 90% जो कॉस्ट है वो बियर करेगी, स्टेट्स को सिर्फ 10% कॉस्ट देनी है। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाएंगी, सबसे पहली एक्टिविटी तो इसके अंदर यह है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी गवर्नेंस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, ताकि इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में पंचायती राज जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकें। इनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप कराने के लिए हम कोशिश करेंगे कि पंचायती राज जो हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने फाइनेंसेस, अपने रिसोर्सेज को खुद से रेज कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं, ग्राम सभा की मीटिंग्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हों और ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ। ये जो आपके स्कीम, जो आपका ये अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में नहीं चलाया जा रहा जहाँ पे पंचायत ऑर्गेनाइज है, जहाँ पे पंचायत ऑर्गेनाइज नहीं भी हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को रन किया जाएगा। इसके अंदर ई गवर्नेंस और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सर्विसेज को, स्कीम्स को इफेक्टिवली डिलीवर करने में मदद करती हैं, उसके अंदर भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़ क्या की जाएगी इसके अंदर, दूसरी चीज़ की जाएगी जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती राज के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वोट के बेसिस पर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, लेकिन एक इशू रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस टू कंडक्ट ऑफिशियल बिजनेस। इन्हें नहीं पता कि पॉलिटिक्स किस तरह होती है, फाइल्स किस तरह से मैनेज की जाती हैं, मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो इसीलिए ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके इलेक्शन होते ही, इनके जैसे ये चुने जाएंगे, वैसे ही 6 महीने के अंदर उनको ट्रेन किया जाएगा, और फिर ये जो ट्रेनिंग है 2 साल के बाद दोबारा से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई है तो वो नई टेक्नोलॉजी की भी इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो इससे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे वुड बी बेटर प्लेस्ड टू हेल्प देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो पंचायती राज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे के सारे काम करने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद कर सकें। इस स्कीम से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, बस आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर फंडिंग पैटर्न ये है, 4 सालों के लिए इसको रन किया जाना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, तो देखिए पंचायत के बारे में इतना सब कुछ हो रहा है, तो कौन सा मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसका आप ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को वाकई में, हमारे ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऐसी बॉडीज़ बन जाएं जो कि अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकें, ऐसा हम उनको ट्रेनिंग और कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करने में मदद करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारी पंचायत को अलग अलग अवार्ड भी दिए गए थे, जैसे 2020 के अंदर, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2020 के अंदर यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड दिया गया था।
फिर उसके बाद आपके चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे। तो इस तरह के अवार्ड भी टाइम टू टाइम दिए गए थे टू एनकरेज दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, यही आपके नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाएगा, जो चीज़ पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी एंड देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिलेगी आफ्टर 2 ईयर्स। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ वो काम कर सकें, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, रूरल एरिया के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने में एसएचजीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एसएचजीज की वजह से ढेर सारे लोगों को एम्पावरमेंट मिली है, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट को। तो इसीलिए पीआरआईज और एसएचजी की कन्वर्जेंस के ऊपर भी इसमें खासा ध्यान रहेगा। ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो सर्विसेज को, स्कीम्स को अच्छे से डिलीवर कर सकें। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए विच यू कैन रीड, बट बहुत ज़्यादा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे से इसको रट के ही जाएंगे। और ये न्यूज़ में क्यों थी स्कीम न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि 2018 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये 2022 तक के लिए 4 सालों के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड नाउ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वुड रन टिल 2025-26। इसके लिए जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो भी इनको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस वजह से वो न्यूज़ में थी। अगली न्यूज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो इंश्योरेंस होती है वो किस तरह काम करती है। मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर आज की डेट में खेती बाड़ी करना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करा ले कि अगर फ्यूचर में उसकी कोई क्रॉप हार्म हो तो इस फार्मर को कुछ पैसे मिल जाएं। तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मुझे अपनी फसल का बीमा कराना है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है, हम आपकी जो क्रॉप है उसके ऊपर इंश्योरेंस देने को तैयार हैं, बदले में आप हमें कुछ प्रीमियम पे कर दो, आप हमें कुछ प्रीमियम पे कर दो। ठीक है, अब ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये प्रीमियम लेके इस फार्मर को इंश्योरेंस दे देती है कि अगर तेरी क्रॉप खराब हुई तो हम तेरी क्रॉप से तेरे को जो लॉस हो रहा है उस लॉस का भुगतान कर देंगे, और अगर तेरी क्रॉप फेल नहीं हुई तो ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम हमारा हो गया, हमारा ये जो प्रीमियम है ये हमारी इनकम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योरेंस आपका काम करता है। अब फार्मर्स के साथ इशू ये है कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम फॉर फार्मर्स इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो फार्मर्स इन प्रीमियम को देखते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरह। ऑलरेडी जो हमारी फार्मिंग है वो एक बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव एक्टिविटी आज की डेट में नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसीलिए फार्मर कहता है कि अगर मैं इंश्योरेंस कराने जाऊंगा तो ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है, मैं इस खर्चे को अभी बियर नहीं कर सकता, और इस वजह से फार्मर जो है वो इंश्योरेंस नहीं कराते। फार्मर्स अगर इंश्योरेंस नहीं कराते तो उनकी लाइफ के अंदर, उनके फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि अगर कल को क्रॉप फेल हो गई तो उस केस में सारा का सारा जो लॉस है वो फार्मर को ही बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं। इसीलिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस फसल बीमा योजना के अंदर किसानों से कहा कि आप प्रीमियम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पे कर दो, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट प्रीमियम की ये सेंटर और स्टेट्स दोनों के दोनों मिलके इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। तो इससे क्या होगा, किसानों के ऊपर जो बर्डन है प्रीमियम पे करने का वो बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और किसानों को इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को पूरा का पूरा प्रीमियम मिल रहा है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी रिलक्टेंट नहीं होंगी किसानों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर यह कहा गया कि राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप, किसान इनमें से कोई भी क्रॉप उगा रहा हो, अगर वो राबी क्रॉप उगा रहा है तो केवल जितना भी प्रीमियम बनता है उस प्रीमियम का केवल 1.5% किसान चुकाएगा, और जो बाकी का प्रीमियम है वो सेंटर और स्टेट्स मिलकर चुका लेंगी। अगर किसान खरीफ क्रॉप उगा रहा है तो किसान को केवल 2% प्रीमियम पे करना है, बाकी सेंटर और स्टेट्स मिलकर पे कर देंगी। और अगर वो हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप उगा रहा है देन फार्मर्स हैव टू पे ओनली 5% ऑफ द प्रीमियम, रेस्ट अमाउंट वुड बी पेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स, बाय सेंटर एंड स्टेट्स। तो इससे जो किसान है, देखिए बर्डन कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया, तो इससे किसान जो है वो ज़्यादा इंश्योरेंस कराने लगे। इनफैक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया के अंदर लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करता है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इससे पहले जो आपकी इंश्योरेंस स्कीम चलती थी वो थी आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और एक होती थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों स्कीम्स को
रिप्लेस करके हमने एक सिंगल स्कीम बना दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, पहले जब ये स्कीम को लेके आए थे तो स्कीम के अंदर एक कंपोनेंट था कि जितने भी फार्मर्स लोन लेंगे उनको मैंडेटरी है कि वो इस स्कीम के अंदर अपनी क्रॉप का बीमा भी कराएंगे। तो लोनी फार्मर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से वॉलेंट्री स्कीम है। जो भी फार्मर चाहे वो इस स्कीम के अंदर एनरोल करा सकता है बाय पेइंग दिस मच प्रीमियम। इसके अंदर एक और चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया? सेंटर और स्टेट्स ये कितनी कितनी कॉस्ट बियर करेंगे। तो सेंटर ने इस स्कीम के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए थे, कुछ चेंजेस किए थे। उसके बाद सेंटर ने ये कहा था कि अगर बीमा किसी ऐसी क्रॉप का हो रहा है जो कि अनइरिगेटेड लैंड पर उगाई जा रही है, तो जो जो रिमेनिंग प्रीमियम है उस रिमेनिंग प्रीमियम का केवल 30% सेंटर देगी और बाकी जो कॉस्ट है, बाकी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो स्टेट को बियर करना पड़ेगा। और अगर बीमा इरिगेटेड एरिया में हो रहा है, इरिगेटेड एरिया में हो रहा है तो सेंटर केवल 25% जो उसके हिस्से में आता है, जो रिमेनिंग प्रीमियम है उसका केवल 25% सेंटर देगी एंड रिमेनिंग कॉस्ट वुड बी बॉर्न बाय स्टेट्स। तो इस वजह से स्टेट्स आज की डेट में ये कंप्लेंट करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वजह से स्टेट्स के ऊपर जो बर्डन है, ये बर्डन बहुत इंक्रीज हो चुका है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब इस स्कीम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एक तो मंत्रालय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो मंत्रालय आप नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और क्या याद रखने लायक है इसके अंदर? ये स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंदर आपके ऑयल सीड्स को भी कवर किया जाता है, सभी फूड क्रॉप्स को कवर किया जाता है और आपकी कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी कवर किया जाता है। प्रीमियम क्या है? किसान अगर खरीफ क्रॉप उगा रहा है तो 2% प्रीमियम पे करेगा, राबी क्रॉप उगा रहा है तो 1.5% एंड फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप 5% ऑफ द प्रीमियम हैज टू बी पेड बाय फार्मर्स। ठीक है, अब क्या जो ये इंश्योरेंस करा रहा है फार्मर, क्या इंश्योरेंस के ऊपर भी कोई लिमिट लगा रखी है कि मैक्सिमम आप इतना इंश्योरेंस करा सकते हैं या मैक्सिमम आप इतना ही प्रीमियम दे सकते हैं? ऐसी कोई भी लिमिट नहीं लगाई हुई, यानी कि इस स्कीम के अंदर आपके इंश्योरेंस वाली अमाउंट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। ये जो कवरेज है ये बुआई से पहले, यानी कि जब सीड्स को सो किया जाता है, सो करने से पहले और जब फसल उग जाती है, फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद, यानी कि प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक जितना भी टाइम पीरियड है उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को ये इंश्योरेंस स्कीम कवर करती है। और इसके अंदर किस तरह के लॉसेस को कवर किया जाता है, यानी कि अगर क्रॉप किसी भी वजह से क्रॉप की यील्ड में, क्रॉप के अंदर कोई भी लॉस देखने को मिल रहा है ड्यू टू साइक्लोन की वजह से, अनसीजनल रेनफॉल हो गई या फिर कोई भी लोकलाइज कैलेमिटी है जैसे कि हेल स्टॉर्म हो गए, ओले गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो गई, इनंडेशन हो गई, इन सब चीज़ों से कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखने लायक बात यह है कि किन किन केसेस के अंदर कवर प्रोवाइड नहीं किया जाता। जितने भी प्रिवेंटेबल कॉजेज होते हैं क्रॉप लॉस के, जैसे कि वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, किसी ने अपनी क्रॉप को खुद ही डैमेज कर लिया, मैलिशियस डैमेज ऑफ द क्रॉप, या फिर दूसरे प्रिवेंटेबल रिस्क, अगर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अंदर आपने देखा कि सेंटर और स्टेट्स मिलके जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो पे करती है। तो इस स्कीम के अंदर एक फंड बनाया गया जिस फंड का नाम है कृषि कल्याण कोष, के कृषि कल्याण कोष, जिसको हम फार्मर्स वेलफेयर फंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक इमरजेंसी फंड है जो किसानों को सपोर्ट करता है इन केस दे इनकर लॉसेस ड्यू टू लो रेट्स ऑफ प्रोड्यूस। जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसके लिए उन्हें कम दाम मिल रहे हैं, एमएसपी अभी तक सेंटर ने प्रोवाइड नहीं किया, एमएसपी के जो दाम है, या फिर किसी वजह से उनकी क्रॉप को डैमेज हो रहा है किसी भी नेचुरल वजह से, तो उस केस में इस फंड से पैसा निकाल के इनको भुगतान किया जा सकता है। यह आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इस स्कीम से 6 स्टेट्स ने मना कर दिया था कि हम इस स्कीम को अपने राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो उसमें से एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है और अब ये एफर्ट किए जा रहे हैं कि जो बाकी के 5 राज्य हैं वो भी इस स्कीम को दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो नाम क्या क्या है उन राज्यों के? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2015 के अंदर, और इस स्कीम को कौन सा मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, SDE। ठीक है, ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है MOSDE के अंदर है एक आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया की एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज क्या है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि इंडिया के अंदर जो लोग एजुकेशन, यहाँ पे इस एजुकेशन से उन लोगों को जो स्किल्स मिलती है, ये स्किल्स सफिशिएंट नहीं है इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल करने की। इंडस्ट्री जिस तरह की स्किल्स की डिमांड करती है वो अलग है, और जो हमें पढ़ाया जा रहा है वहाँ से जो स्किल्स मिलती हैं वो अलग है। तो ये जो गैप है, इस गैप को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, फॉर विच स्टूडेंट्स या फिर यूथ पॉपुलेशन नीड ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा इशू क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई इंसान था ए, उसने कॉलेज में एडमिशन लिया जो कि 4 साल का कोर्स था, 12th तक वो पढ़ा, 12th के बाद उसने 4 साल के कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले लिया। अब 4 साल के कोर्स में से वो सिर्फ 2 साल तक ही अपने कोर्स को कंटिन्यू कर पाया, और 2 साल के बाद उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा कॉलेज से। तो अब इस इंसान के पास कौन सा सर्टिफिकेट है हाईएस्ट एजुकेशन का, इसके पास 12th क्लास का ही सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी 4 ईयर का जो ये कोर्स है इसको कंप्लीट नहीं किया। तो जब ये किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी नौकरी मांगने जाएगा, तो वो नौकरी वाला क्या देखेगा, वो देखेगा कि इसके पास हाईएस्ट 12th क्लास का सर्टिफिकेट है। बट इन रियलिटी इस इंसान ने 2 साल की कॉलेज एजुकेशन भी ली है। यहाँ पे भी इसने कोई ना कोई चीज़ तो सीखी होगी, यहाँ पे इसके कोई ना कोई तो स्किल्स डेवलप होंगे। तो हमें ज़रूरत है इन स्किल्स को रिकॉग्नाइज करने की, ताकि जब वो नौकरी मांगने जाए तो वो ये कह सके कि मैं 12th तक नहीं पढ़ा, 12th के बाद मैंने 2 साल की अपनी कॉलेज की एजुकेशन भी ली और वहाँ से मैंने कुछ स्किल्स को एक्वायर किया है। यानी कि जो प्रायर लर्निंग्स हैं, इन प्रायर लर्निंग्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखता है। पहला कंपोनेंट क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ और ड्रॉप आउट्स, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये इंडस्ट्री की जो डिमांड है उससे मैच कर सकें। ये जो ट्रेनिंग है, इन ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, और जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा कंपोनेंट क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, वो है जो भी प्रायर लर्निंग्स हैं उन प्रायर लर्निंग्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनकी स्किल्स को असेस करेंगे, और असेस करने के बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जब वो नौकरी मांगने जाएं तो वो बता सके कि उनके पास कौन कौन सी रेलेवेंट स्किल्स है। और तीसरा कंपोनेंट है कि कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल जॉब रोल्स होते हैं, कुछ स्पेशल जॉब रोल्स होते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो आपके कॉरपोरेट सेक्टर में हो, या फिर आपके किसी इंडस्ट्रियल बॉडी के अंदर हो। तो कहीं पे भी ये स्पेशल जॉब रोल्स होते हैं, इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले सकें, जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सके फॉर दीज स्पेशल काइंड ऑफ जॉब्स। तो इन 3 कंपोनेंट के साथ 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था, और इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दी गई थी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आखिर है क्या? 2008 के अंदर 2008 के अंदर हमने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह काम करेगी। इसको किसने फ्रेम किया था? इसको फ्रेम किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके अंदर भारत की सरकार का केवल 49% शेयर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का केवल 49% शेयर होल्ड करती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो बाकी का 51% शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया हुआ है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया है। और एनएसडीएस का काम है कि इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो एनएसडीसी को प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब एक और टर्म इसके अंदर आई थी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है जो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पर आपको असेस करता है कि आपके पास कितने लेवल की
स्किल्स हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो इसके अंदर क्या किया जाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को ये अलग अलग लेवल में ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक। तो 10 लेवल्स पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्टैंडर्ड्स को। तो अगर किसी इंसान के पास एक पर्टिकुलर लेवल की स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती हैं, एप्टीट्यूड होता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम लेवल 1 में आते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्किल, नॉलेज और एप्टीट्यूड नहीं है, लेवल 1 में आते हो, लेकिन कुछ तो स्किल्स आपके पास हैं, तो आपको हम सर्टिफाई कर देंगे, आपको हम सर्टिफाई कर देंगे कि आपके पास लेवल 1 की स्किल्स और एप्टीट्यूड। अगर कोई इंसान ऐसा है जो भले अपनी कॉलेज बहुत अच्छे से उसने पार नहीं किया, लेकिन उसकी स्किल एप्टीट्यूड अच्छा है, एंड लेट्स से वो आता है, असेसमेंट करने के बाद पता चलता है कि वो आता है 8th नंबर पे, तो उसको NSQF लेवल 8 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके आगे जाके जॉब सीख कर सकते हैं। तो NSQF क्या है, NSQF आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है इन डिफरेंट लेवल्स। और ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं ये आपके 1 to 10 तक जाते हैं, 1 to 10 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका NSDC, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमने देखी है। उड़ान स्कीम को अगर हम देखें, उड़ान स्कीम क्या है, उड़ान स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो अगर हम देखें इंडिया के अंदर कुछ कुछ शहर ऐसे हैं जिनको हम टियर 1 सिटीज़ कहते हैं। इन टियर 1 सिटीज़ के अंदर ढेर सारा ट्रैफिक है, ढेर सारे लोग इन शहरों के बीच में एक जगह से दूसरी जगह उठते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, दिल्ली और मुंबई की अगर बात की जाए तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली बहुत सारे लोग आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से एयरलाइंस, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा पैसेंजर ट्रैफिक है, इसीलिए एयरलाइंस इन रूट के ऊपर अपने ढेर सारे प्लेन्स उड़ाती रहती है। लेकिन वहीं पे ही इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, पैसेंजर ट्रैफिक नहीं है। तो इस वजह से ये जो टियर 2 और टियर 3 सिटी है, जैसे कि दिल्ली से ले लीजिए, मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे चोपटा, ठीक है, ऐसे ही बहुत ही कोई छोटा सा हमने एरिया ले लिया, हालांकि बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो जो टियर 2 टियर 3 एरियाज होते हैं वहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक नहीं है। अगर पैसेंजर ट्रैफिक नहीं है तो क्या वहाँ पे एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट उड़ाएंगी? वहाँ पे एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट नहीं उड़ाएंगी। तो इसीलिए इस उड़ान स्कीम के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं यहाँ पे भी पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो। और पैसेंजर ट्रैफिक कब इंक्रीज़ होगा? 2 चीज़ों से इंक्रीज़ होगा। पहला, लोगों को एनकरेज करना है कि वो इन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर फ्लाइट्स लें। और लोग कब एनकरेज होते हैं एयरप्लेन में जाने के लिए? जब एयरप्लेन के अंदर जाना उनके लिए अफोर्डेबल होता है, ठीक है। तो यानी कि इस स्कीम के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो कि लोगों का प्लेन्स के अंदर ट्रैवल करना टियर 2 टियर 3 सिटी में अफोर्डेबल कर रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस को एनकरेज करना होगा कि वो इन एरियाज़ के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और एयरलाइंस ये सर्विसेज कब प्रोवाइड करेंगी? जब उनको ये एश्योरेंस होगी कि उनकी फ़्लाइट के अंदर जो खर्चा हो रहा है उनका खर्चा भी निकल आए और उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट भी हो, उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट हो। तो उड़ान स्कीम कैसे काम करती है? मान लीजिए हम चाहते हैं कि ए जगह से बी जगह पे फ्लाइट स्टार्ट हो, ए जगह से बी जगह पे फ्लाइट स्टार्ट हो, बी जो है वो टियर 2 या फिर टियर 3 शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रूट है, इस रूट पे फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए जो भी एयरलाइंस वाले हैं उनसे बोला जाएगा कि आप बिडिंग करो, आप बिडिंग करो कि आप कितने रुपए में एक फ्लाइट को इस जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो ढेर सारी एयरलाइन बिडिंग में बताएंगी कि वो कितनी कॉस्ट लगती है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अपने प्लेन को पहुंचाने के लिए, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। जो भी एयरलाइन सबसे सस्ता बिड करेगी उसको बोल दिया जाएगा कि इस रूट पे सिर्फ तुम ही फ्लाई करोगे, इस रूट पे सिर्फ तुम ही फ्लाई करोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं XYZ एयरलाइन को ए से बी वाला जो रूट है, इस रूट के राइट्स मिल गए कि इसके ऊपर वो अपनी फ्लाइट्स उड़ा सकता है, अपनी फ्लाइट्स उड़ा सकता है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, XYZ एयरलाइन को क्योंकि इस रूट पे प्लेन उड़ाने के अधिकार मिल गए, कोई और एयरलाइन यहाँ पे प्लेन नहीं उड़ा रही, तो इसका कंपटीशन कम हो गया। यानी कि इस एरिया में जितने भी पैसेंजर जाएंगे चांसेस यही है कि वो इसी की एयरलाइन लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो गए क्योंकि कंपटीशन कम हो गया,
ठीक, तो ये वाला कंपोनेंट हमने इस तरह से ख्याल में रख लिया। दूसरा, हमें फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बनाना है। अफोर्डेबल कैसे बनाया जाएगा? तो जो भी एयरलाइन होती है जो इस जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है अंडर दिस उड़ान स्कीम, उससे कहा जाता है कि अपनी फ्लाइट के हाफ सीट्स तुम्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर लेके जानी होगी। हाफ सीट्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर होंगी, यानी कि मान लीजिए कॉस्ट थी 100 रुपये, तो उन्हें 100 रुपये की जगह पैसेंजर से सिर्फ 50 रुपये ही चार्ज करने हैं। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि इससे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, 100 रुपये की उनकी कॉस्ट है लेकिन वो सिर्फ 50 रुपये ले रहे हैं, तो 50 का तो नुकसान हो गया। तो 50 का नुकसान नहीं होगा, जो बाकी का 50 रुपये हैं वो बाकी के 50 रुपये गवर्नमेंट एयरलाइंस को प्रोवाइड करेगी, यानी कि एयरलाइंस प्रॉफिटेबल रहे, एयरलाइंस वायबल रहे, उसके लिए गवर्नमेंट उनका जो ये गैप है इस गैप को फुलफिल करती रहेगी। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर ये जो सब्सिडाइज्ड रेट पर सीट्स दी जा रही हैं, इन सब्सिडाइज्ड रेट का जो आपकी सब्सिडी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन एयरलाइंस को। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम जो है, उड़ान स्कीम इस तरह से इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करती है। उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब इसके अगर हम थोड़े से और देखें, डिटेल्स देखें, कब स्टार्ट की गई थी इसको? 2017 के अंदर स्टार्ट किया गया था, यानी कि 2022 तक इस स्कीम के 5 साल पूरे हो चुके। इन 5 सालों के अंदर इसने पहले इंडिया के अंदर केवल 71 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, लेकिन आज की डेट में इंडिया में अराउंड 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर हैं उनमें भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे या तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, यानी कि वो अनसर्व्ड एरियाज हैं, या फिर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एयरपोर्ट तो है लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, अंडर सर्व्ड एरियाज हैं। तो इन अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज में एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाए ताकि वहाँ पे फ्लाइट जो हैं वो लैंड कर सकें। इसके लिए जो लैंडिंग स्ट्रिप होती है, जो दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी। किस एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया जाए, ये सेंटर डिसाइड करती है आफ्टर कंसल्टिंग विद स्टेट्स। जिस भी राज्य के अंदर वो एयरपोर्ट डेवलप करना चाहेगी उस राज्य की स्टेट से कंसल्ट करके ही एयरपोर्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है। ये जो स्कीम है उड़ान स्कीम 2017 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अलग अलग फेजेस में इसने अलग अलग एरियाज के ऊपर फोकस किया है। प्रेजेंटली उड़ान स्कीम अपने फेज 4 में चल रही है। फेज 4 के अंदर उड़ान स्कीम का जो फोकस है इट इज़ ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, जो आपकी 7 सिस्टर्स है, वहाँ पे फोकस है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिल स्टेट्स, इनके ऊपर उड़ान स्कीम के 4th फेज का हमें फोकस दिखाई देता है, ठीक है। इसके साथ साथ उड़ान स्कीम के फेज 4 के अंदर हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन्स को भी इंक्लूड किया गया। पहले सिर्फ एयरप्लेन्स थे लेकिन अब हेलीकॉप्टर्स से भी हम हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है, सी प्लेन्स के थ्रू भी। इस स्कीम से पहले हम इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को देखें तो मतलब आज़ादी के बाद से लेके जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था इट वाज कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज एंड इट वाज गिविंग आउट लोन्स टू बिजनेसेस ओनली। और ऐसा क्यों था कि वो अर्बन एरिया में सिर्फ बिजनेस को लोन देता था, रूरल एरिया में जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन नहीं देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बैंक्स हुआ करते थे, बैंक्स वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तभी वो काम करेंगे। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। क्रॉप अगर फेल हो गया तो फार्मर्स ने जो लोन ले रखा है वो उस लोन को भी नहीं चुका पाएंगे। इसके साथ साथ रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती थी क्रेडिट की, तो ज़्यादातर जो आपके बैंक्स होते थे वो अर्बन एरिया में ही कंसंट्रेटेड थे और वो ज़्यादातर बिजनेसेस को जहाँ से लोन वापस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हीं को ही लोन देते थे। अब इस अर्बन एरिया में कंसंट्रेशन की वजह से हमारे रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज का अभाव था, इसकी कमी थी। बैंकिंग को अर्बन एरिया के अंदर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया।
बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और नेशनलाइजेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण ये था कि हम इंडिया में बैंक्स को एक एक कोने तक पहुंचाना चाहते थे, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते थे। तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद से सिचुएशन इंप्रूव भी हुई। एग्रीकल्चर के अंदर क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। रूरल एरिया के अंदर बैंक्स जो हैं वो भी तेज़ी से इंक्रीज होने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी रूरल एरिया में जितनी बैंक्स होनी चाहिए थी उतनी बैंक्स नहीं ओपन हुई। आज की डेट में भी अगर हम देखें, या फिर चलिए आज की डेट की बात नहीं करते हैं, 2014 की अगर बात करें, तो 2014 में भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़ को भी अवेल नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? किस तरह पैसे को डिपॉजिट कराना है, डिपॉजिट कराने का क्या बेनिफिट होता है, वो लोन किस तरह से ले सकते हैं बैंक से लोन लेना क्यों अच्छा होता है, मनी लेंडर से लोन लेने के बजाय बैंक से लोन ले। तो ये सारी की सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास, ठीक है? तो जब उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, तो हमारी पॉपुलेशन में, इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास उनका कोई बेसिक बैंकिंग अकाउंट भी नहीं था, ठीक है? दूसरी दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से लोगों का बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ था 2014 में? और वो थी, दूसरी दिक्कत थी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी बैंकिंग सर्विसेज की। बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, बैंक्स ही नहीं थे। तो जब बैंक्स नहीं होंगे तो फिर वो 10-10 किलोमीटर दूर जाके तो अपने खाते खुलवाने से रहे। इसीलिए 2014 के अंदर एक स्कीम को स्टार्ट किया गया जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना के अंदर हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट ये था कि इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं जो कि अडल्ट है लेकिन इनके पास अपना कोई भी बैंकिंग अकाउंट नहीं है अभी तक, तो ऐसे अडल्ट लोग इंडिया के किसी भी बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये बैंक अकाउंट क्यों खुलवाएंगे? इनको कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह का इंसेंटिव मिलना चाहिए कि ये अब जाके अकाउंट खुलाने लगे। तो इनको इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है? इंसेंटिव पहला तो ये दिया जा रहा है कि इनके प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जो अकाउंट्स खोले जाएंगे, ये अकाउंट्स इन अकाउंट्स के अंदर ये ज़ीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। अब ये ज़ीरो बैलेंस क्या होता है? जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो ज़्यादातर अकाउंट्स के अंदर एक मिनिमम बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। किसी बैंक के अंदर 1000 रुपये और किसी बैंक के अंदर 10,000 रुपये आपको हर टाइम पर मेंटेन करने होते हैं। इससे आपका जो खाता है उस खाते में इससे कम रुपए नहीं हो सकते, ठीक है, जो भी मिनिमम बैलेंस है। लेकिन इसके अंदर आप ज़ीरो बैलेंस भी मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो आपके अकाउंट होंगे ये आपके बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होंगे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तीसरी चीज़, जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। रुपे कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और इस रुपे कार्ड के साथ आपको मिलेगी एक इंश्योरेंस 2 लाख रुपए की। ये जो इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए की, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। आपने इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपको सीधा 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है। चौथी चीज आपको मिलेगी इसमें 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ये एक तरह से आपका शॉर्ट टर्म के लिए लोन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है, मान लीजिए आपके खाते के अंदर 100 रुपए ही हैं और आपको ज़रूरत पड़ गई 10,100 रुपयों की, ठीक है, 10,100 रुपयों की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो इस खाते के अंदर आप 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। भले ही आपके खाते में 100 रुपये हैं लेकिन आप अपने खाते से 10,000 रुपये और निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस खाते में आपको 10,000 रुपये तक का, एक तरह से आप इसको ओवरड्राफ्ट को लोन मान के चलिए, लोन लेने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब इसका जनधन योजना का फ़ायदा क्या होगा? जनधन योजना का अगर मैं बैंकिंग के ऊपर फ़ायदा देखूं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर फ्लरिश तब करेगा जब लोगों की बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव होंगी। लोगों की जब बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव होती हैं तो वो अपने तकियों में से पैसा निकाल के बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं एंड बैंक्स कैन लैंड दिस डिपॉजिट टू बोरोअर्स, ठीक है, जो उधार लेने आ रहे हैं उनको वो इसी डिपॉजिट का पैसा उधार दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतनी ही बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो बैंकिंग हैबिट इंप्रूव होगी लोगों की, तो इससे बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या है? पहले गवर्नमेंट की ढेर सारी स्कीम्स चलती थी जिस स्कीम के अंदर लोगों को पैसा मिलता था, जैसे पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई,
तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ढेर सारी स्कीम्स के अंदर लोगों तक पैसा पहुंचाती थी। अब अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो पैसा किसी इंटरमीडियरी के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट तो उनके पास है नहीं, तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, किसी दूसरे इंसान को पैसा देती थी, और ये जिनको बेनिफिट मिल रहा था वो इस इंसान के पास जाते थे और अपना पैसा कलेक्ट करके आ जाते थे। ये इंसान क्या फ़ायदा उठाता था, ये इंसान फ़ायदा उठाता था कि सारा का सारा पैसा इसके पास है, तो ये कहता था कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझे 2 रुपये दोगे तब मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करूंगा। तो इस वजह से आपको करप्शन भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन के अंदर लगभग सब अडल्ट के पास अपना एक अकाउंट होगा, तो क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकती? इसी को कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितने भी बेनिफिट्स लोगों को मिलने थे उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट के अंदर। जैसे ही बैंकिंग हमारे पूरे पॉपुलेशन में पहुंच जाएगी, वैसे ही सरकारें अपनी सारी की सारी स्कीम्स, हर एक बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर उनके खातों के अंदर डाल दिया करेगी। ये 2 बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्कीम के अंदर आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना और आपकी मुद्रा स्कीम, ये जो सारी की सारी स्कीम्स हैं, इन सब में जो भी बेनिफिट मिल रहा है उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है जनधन योजना के खातों के अंदर। तीसरा बेनिफिट जो हम देख सकते हैं स्कीम से, तीसरा बेनिफिट है, पहले लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। अंडर जनधन योजना एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप खाते अपने ओपन करो। अब रूरल एरिया के अंदर या फिर जो अनबैंक्ड एरियाज थे, अनबैंक्ड एरियाज एक बेटर टर्म रहेगी, जो भी अनबैंक्ड एरियाज थे उसके अंदर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी जा रही है, लोगों के अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, उनको बैंक्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अब जैसे जैसे इन अनबैंक्ड एरिया को बैंक से कनेक्ट करेंगे तो इनकी जो डिपेंडेंस लोकल मनी लेंडर्स के ऊपर थी, लोकल मनी लेंडर्स के ऊपर थी, वो डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। जो लोकल मनी लेंडर्स होते थे, वो जो आपने फिल्मों में देखा था ना कि किसी के कंगन गिरवी रख लिए और लोगों को ढेर सारे हाई इंटरेस्ट रेट पे उधार दिया जा रहा है, ये सारे के सारे काम मनी लेंडर्स के पास होते थे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिलेंगे। तो ये जो फ़ायदा है ये जनधन बैंक अकाउंट के बाद से लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक स्कीम्स को कवर करते हैं। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की उसके अंदर कोशिश करेंगे पूरी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगली में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।